बेटा अब तक मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर इनकम टैक्स की जो प्रॉब्लम्स करवा चुका हूँ ना, वो है प्रॉब्लम नंबर 1 करवा चुका हूँ, प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 11, 1, 6, 11, 14, 17, 21 and 25. प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 6, 11, 14, 17, 21 और 25। 7 प्रॉब्लम्स मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको करवा चुका हूँ। बेटा इन 7 का मतलब इंशाल्लाह ताला ये है कि अगर आप ये 7 अच्छी तरह कर लेते हैं तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स की जो इश्यूज है ना वो रिजॉल्व हो जाते हैं। 99% समझ रहे रिजॉल्व हो जाते हैं। रह गया प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 20। वो मेरी जिम्मेदारी इन तीनों को करवाना। इनमें एक नया इशू है जो बाकी 22 में नहीं है। आज का ये जो लेक्चर है ये आपको ओपन ऑफर है भैया। आपने जो जो मसला है, देखिए मैं हर बार प्रॉब्लम नंबर 1 करवाने के बाद मैंने कहा जी 2, 3 को छोड़ दें, 4, 5 आपने खुद करनी है, 2, 3 मैं करवाऊँगा। 6 करवाने के बाद मैंने कहा जी 7, 8, 9, 10 आपने चारों खुद करनी है, 11 मैं करवा रहा हूँ। 11 करवाने के बाद कहा जी 12, 13 आपने खुद करनी है, 14 मैंने करवा दी। 14 के बाद मैंने कहा जी 15, 16 आपने करनी है, 17 मैंने करवा दी। 17 के बाद 18, 19 आपने खुद करनी है, 20 मैं खुद करवाऊंगा, 21 मैंने करवा दिया आपको। 21 के बाद 23, 22, 23 और 24 ये तीनों आपने खुद करनी है, 25 मैंने आपको करवा दी। अब मुझे बताएं जो आपने प्रॉब्लम की है इनमें कोई मसला है तो बुक का नंबर, पेज नंबर आज मुझे बताएं, प्रॉब्लम नंबर बताएं, फिर उस इशू को डिस्कस करते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन। अगर आपको किसी भी पॉइंट की इन 22 न्यूमेरिकल्स में, 22 न्यूमेरिकल है, 2, 3 और 20 के अलावा 22 न्यूमेरिकल हैं। इन 22 न्यूमेरिकल में किसी किस्म का कोई मसला है तो वो आज आप मुझसे पूछ सकते हैं। 22 न्यूमेरिकल में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है बेटा तो वो आप पूछ सकते हैं। जी शाबाश। टाइम वेस्ट किए बगैर इस टाइम को यूटिलाइज करें। मैंने कल भी आपको बता रहे थे भाई कल आपने सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं, जो इश्यूज डिस्कस करने हैं। अगर आपके इशूज़ आज खत्म हो जाए तो ठीक है, वरना कल का लेक्चर भी इन इशूज़ के बारे में होगा। तो अगर आज ही आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल फिर हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 20 करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला। जल्दी से देख लें पूरे मतलब ये सिलेबस है न्यूमेरिकल का, 22 न्यूमेरिकल हैं। इनमें कोई किसी किस्म का कोई मसला है तो पूछ लें, आपस में शेयर कर लें। एक दूसरे का जो मसला है वो पूछ लें। 16 वाली प्रॉब्लम में कहते जी मसला है, पेज नंबर 456 है जी हमारे पास। जी बेटा प्रॉब्लम नंबर 16 है मिस्टर सुल्तान अहमद। क्या मसला है जी इसमें? ऊँची बोलेंगे समझ आनी है, कोई समझ नहीं आ रही क्या क्या है। प्रॉब्लम नंबर 16 निकालेंगे सब लोग शाबाश, क्योंकि एक का जो मसला है वो बाकी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने कहा था इसको फिर ओपनली डिस्कस करेंगे यहाँ पर ताकि सबको सारे मसलों का पता चल जाए। जी शाबाश। हाँ जी बेटा शेयर इन्वेस्टमेंट देखें शाबाश, पेज नंबर 457 पर प्रॉब्लम नंबर 16। जब भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो फ़ौरन वो पेज निकाले ताकि आपको भी समझ आ जाए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बेटा बात समझेगा, रूल तो ये समझे ना, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, पब्लिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जाए तो इसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलती है। यहाँ लिखा हो पब्लिक कंपनी के शेयर्स, यहाँ लिखा हो जी प्राइवेटाइजेशन कमीशन से शेयर खरीदे हैं आपने, तो फिर भी जो शेयर आप खरीदते हैं उनकी जो मालियत है इसके बदले में टैक्स में रिलीफ मिलती है। यहाँ पर ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदने पर कोई एवरेज रिलीफ नहीं है, खरीदने पर कोई एवरेज रिलीफ नहीं है। फिर अगर आपने शेयर खरीदे हो ना स्टॉक एक्सचेंज से, होते तो पब्लिक कंपनी के हैं लेकिन उसकी भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि ये भी कंडीशन लाजमी है कि जब आप किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदें तो आप एज आ ओरिजिनल अलॉटी खरीदें। आप वो शेयर एज आ ओरिजिनल अलॉटी, ओरिजिनल अलॉटी का मतलब होता है जो डायरेक्ट कंपनी से खरीदे, डायरेक्ट उसके नाम पर शेयर ट्रांसफर हो। स्टॉक एक्सचेंज में जब आप शेयर परचेज करते हैं तो वो आप एज आ ओरिजिनल अलॉटी नहीं खरीद रहे होते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज में लोग बेचने आते हैं, कंपनी नहीं बेचती, डायरेक्ट अलॉटमेंट नहीं होती। तो अगर आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन से खरीदे तो इसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्पोज ऑफ विद इन द सेम इनकम ईयर। आपने उन्हें बेच भी दिया है साल के दौरान ही, सेम इनकम ईयर में। बेटा आपने खरीदा था ना, तो रिलीफ मिलनी थी आपको, लेकिन आपने बेच दिए। जब बेच दिए तो रिलीफ तो साल के एंड पे कैलकुलेट होनी है। साल के एंड पे जब स्टेटस देखा क्या तो बेच दिए हुए थे आपने। डिस्पोज ऑफ का मतलब है बेच देना। इन्वेस्टमेंट पर रिलीफ मिलती है, अगर आपने बेच दिए हुए तो आप कोई रिलीफ नहीं, ये नॉट अलाउड है भाई, एवरेज रिलीफ नॉट अलाउड है, क्योंकि आपने ये बेच दिए हुए शेयर। क्लियर है जी? देखने ओपन चांस है आपके लिए, कोई मसला है तो पूछ लें, बाद में पूछेंगे जब आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, या पेपर के दौरान जब पेपर होगा, छुट्टियाँ होंगी, तब पूछने से बेहतर अभी पूछ लें। बाद में मुझे ना कहेगा मैंने किसी का व्हाट्सएप में कोई जवाब नहीं देना, अभी पूछ लें जो पूछना है। ओपन ऑफर है, देखें आपके पास जो मसला है वो पूछ लें। मैसेज में बताना इंतहाई मुश्किल होता है, खासतौर पर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के बारे में मैसेज में बताना बहुत मुश्किल होता है कि मैं जो कहूँ वो आप वैसे समझ भी जाएंगे। यहाँ देखिए आपको कल भी मैंने कहा था, अभी आपके जितने मसले हैं वो सारे ले आए, यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप इंशाल्लाह। 16 वाले में ही क्या कह रहे हैं बेटा, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा जब तक गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ना होगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। अगर गेन होता तो उसमें से लॉस माइनस हो जाता, गेन नहीं है तो लॉस की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन वो आपको फुल एग्जाम देना बेटा, वो आफ्टर 8 ईयर है, वो तो वैसे ही फुल एग्जाम है। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैसे ही एग्जाम है, जहाँ तो वो टैक्सेबल होता तो आप उसमें से ही माइनस कर देते, वो ऑलरेडी एग्जाम है। इस लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, इस लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। एक नहीं कोई नहीं पूछे जो घर से नहीं पढ़ गया। प्रॉब्लम नंबर 8 निकाले भी सबसे। प्रॉब्लम नंबर 8 का 15 वाला पॉइंट 416 नंबर पेज है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 18 है 16 वाला पॉइंट। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस 15 वाला। इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, ग्रॉस अमाउंट दी हुई है बेटा। इनकम फ्रॉम एग्जामिनरशिप और इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, टीवी पर आपको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है या किसी प्रोग्राम में, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। सेम जैसे एग्जामिनरशिप का होता है ना, टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी में भी क्या होता है, अमाउंट आपको एट सोर्स मिल जाती है। आपको अमाउंट जब मिलेगी तो वो टैक्स कट कर मिलेगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितना टैक्स होता है ये आपको खुद याद रखना है, 10% टैक्स होता है। ये जो टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी है ना बेटा, इसका टैक्स कितना होता है, तो इसकी डबल ट्रीटमेंट होनी है। एक तो बेटा ये टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी जो है, एक तो ये लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुली टैक्सेबल ग्रॉस अमाउंट, दूसरा इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आपने माइनस करना है। ये ना बुक की मिस्टेक है बेटा, बुक की मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है कि जब आपने पेज नंबर 419 पर बुक वाले ने सोल्यूशन किया ना, उसने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड, वो 10,000 का 10% लिया हुआ। ये मिस्टेक है, 45,000 का होना चाहिए। बुक में उसने जब सोल्यूशन बनाया ना, तो उसने टॉक डिलीवर्ड की इनकम कितनी लिखी है, 10,000। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पेज नंबर 419 पर 45,000 है। 45,000 का 10% देंगे, 45,000 का 10% देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जी 4,500। तो यहाँ पर 1,000 माइनस होगा, जबकि 4,500 माइनस होना है। सही हो गया जी। 18 और 19 इसी प्रॉब्लम की बेटा 18 और 19 18 लिखा हुआ बेटा डिफेंस। देखें आपने फॉर्मेट पढ़ा हो ना, याद किया हो, तो फिर ये मसले नहीं होने आपको। लेकिन अभी देखें मसले डिस्कस करने का बताया ना ये वाला, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परचेज। अब खुद समझें आपने इन्वेस्टमेंट की है, परचेज का मतलब है पैसा लगाया है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में।
सर्टिफिकेट क्या होते हैं, जैसे डिबेंचर होते हैं, पैसे आपने लगा दिए, बदले में एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऊपर लिखा होगा भाई आपने 2 लाख रुपये लगा दिया है, और हम आपको क्या देंगे, बदले में हर साल मुनाफा देंगे। सर्टिफिकेट मिल जाता है जब आप किसी भी सेविंग हाउस में जाकर जो है वो पैसे जमा करवाते हैं। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आपने पैसे जमा करवाए, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ परचेज किए, आप परचेज किए बेटा, खरीदे हैं, इनकम तो नहीं ना है। हाँ, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के बदले में रिलीफ मिलती है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बदले में कोई रिलीफ नहीं, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये तो इनकम नहीं है। दूसरा, अगर ये इन्वेस्टमेंट भी है तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद फौरन बाद लिखा हुआ है जी पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंडिचर के बदले में उम्मीद होती है भाई हमें टैक्स में कोई राहत मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, एक्सपेंडिचर पर टैक्स थोड़ी ना लगना होता है, टैक्स तो किस पर लगता है, इनकम पर। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर। तो इसके बदले में आप उम्मीद करते शायद आपको टैक्स में राहत मिल जाए, तो भाई इसके बदले में टैक्स में कोई राहत नहीं, पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर के बदले में कोई राहत नहीं है, कोई रिलीफ नहीं, नो ट्रीटमेंट। जी बेटा 22 इसी क्वेश्चन की yes sir प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, बिजनेस का पिछले साल का लॉस हो तो वो बिजनेस इनकम में से माइनस हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी का पिछले साल का लॉस अनएडजस्टेबल है, पिछले साल का प्रॉपर्टी का लॉस है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके बदले में आपको टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मतलब ये करंट ईयर की इनकम में से माइनस नहीं होगा। सही हो गए, प्रीवियस ईयर का प्रॉपर्टी का लॉस है बेटा, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी, शाबाश। प्रॉब्लम नंबर 9 बेटा देखिए, शाबाश। प्रॉब्लम नंबर 9 है, प्रॉब्लम नंबर 9 की कौन सा इशू बेटा, प्राइस बॉन्ड के लिए लिखा हुआ है जी डिविडेंड इनकम फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। तो याद रखें, डिविडेंड मिलना किसी कंपनी से या किसी बैंक से इंटरेस्ट मिलना, ये एफटीआर की इनकम है। जो भी डिविडेंड मिलता है बेटा आपको, जो भी डिविडेंड मिलता है किसी भी कंपनी से, किसी भी लिस्टेड कंपनी से, तो याद रखें सारी कंपनियां जिनसे आपको डिविडेंड मिलता है उन पर 15% एफटीआर का टैक्स है, 15% है बेटा। 12.5 के लिए लिमिट है ना, देखें वो कंडीशन है, आप देखें जरा बुक का पेज नंबर, ऐसा कोई भी मसला हो ना तो बुक के पेज नंबर पे आ जाए शाबाश, 382 पर आए, देखें जरा शाबाश क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड्स के बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 382 में। अगर डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, आप किसी पावर प्रोजेक्ट कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो बिजली बनाने के कारखाने प्राइवेटली लगे हुए हैं ना, अगर आप उनके शेयर होल्डर हैं तो फिर अगर आपको वहां से डिविडेंड मिलेगा ना तो उस पर 7.5% टैक्स होगा, एफटीआर। ठीक हो गया। उसके बाद देखा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी वेयर नो टैक्स इज पेएबल बाय द कंपनी। वो डिविडेंड जो आपको किसी उस कंपनी से मिल रहा है जिस कंपनी पर कोई टैक्स नहीं है, जिस कंपनी पर टैक्स माफ किया हुआ है हुकूमत ने, अगर आपको उस कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है ना तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। और डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड एनी अदर ए और बी के अलावा बाकी किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो टैक्स कितना होगा, 15%। तो आप ये नॉर्मली याद रखें कि आपके न्यूमेरिकल में आमतौर पे यही आता है, 15% जेब में बिठा रखें। वैसे आपने एग्जामिनर शेप और पेपर सेटिंग फीस याद है ना, 10% टैक्स है उस पर। बेंचमार्क रेट इंटरेस्ट फ्री लोन का वो भी 10% है, उसका ये भी याद कर लें। सही हो गया जी शाबाश। और कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नंबर 9 देख लें, और कोई मसला है तो पूछ लें। प्रॉब्लम नंबर 9 में और कोई मसला तो पूछ लें भाई। आप क्या पूछ रहे हैं, आप अब्दुल रहमान क्या पूछ रहे हैं?
23 11 प्रॉब्लम में 11 की 23 की प्रॉब्लम नंबर 11 की 23 नंबर पॉइंट दिखाओ। इसका पी वाली 11 का 23 नंबर पॉइंट, 11 तो मैंने करवाया था यार, ये करवाया हो तो नहीं मसला होना। 23rd पॉइंट है बेटा, परचेज शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन। 23 वाला कह रहे हैं ना बेटा, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी पहले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या बोला, शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, मैंने पहले आपको बताया था प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचने पर कोई रिलीफ नहीं मिलती। प्राइवेट लिस्टेड कंपनी के शेयर पर आप शेयर परचेज करेंगे तो एवरेज रिलीफ मिलेगी। प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदने पर कोई एवरेज रिलीफ नहीं है बेटा, प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदने पर कोई एवरेज रिलीफ नहीं है, बेशक आप ओरिजिनल अलॉटी भी क्यों नहीं है, कोई एवरेज रिलीफ नहीं है। शाबाश, सबको चाहिए था कमर का मेकिंग दो प्रॉब्लम पूछ रही। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन बेटा, कल मैंने जो करवाया था उसमें क्या मसला है जी? अच्छा वो मैं बताता हूँ, उसकी जजमेंट बताता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ आपको, उसके अलावा मुझे शाबाश, तो सबको मैं इकट्ठा बताता हूँ एंड पे। प्रॉब्लम नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर 25 की नहीं है, वैसे जनरल आपको समझ आनी चाहिए उसकी, मैं समझाता हूँ, उसको समझाता हूँ एंड पर। प्रॉब्लम नंबर 12 बताएंगे क्या कह रहे हैं इसमें? कंट्रीब्यूशन ऑन एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम 2013 क्या लिखा हुआ है? और फिर इशारा भेज दिया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द अनअप्रूव्ड रिटायरमेंट एनुअल स्कीम। अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन देते हैं पेंशन फंड के लिए, सुपर एनुएशन फंड के लिए, रिटायरमेंट स्कीम के लिए, मेरी बात समझिएगा, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड हो, ग्रेचुटी फंड हो, सुपर एनुएशन फंड हो, तो इसके बदले में क्या होता है, एवरेज रिलीफ मिलती है। लेकिन अगर वो अप्रूव्ड हो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनअप्रूव्ड फंड के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे बेटा तो टैक्स में कोई राहत नहीं मिलेगी, टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं, कोई एवरेज रिलीफ इस पर नहीं मिलेगी क्योंकि अनअप्रूव्ड फंड है। इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव थ्रू कोर्ट केस फाइल्ड ऑन 2013। इनहेरिटेड रकम, विरासत में रकम अगर मिली है ना आपको कैश में, पूरी टैक्सेबल है। मेरी बात सबसे ज़्यादा ध्यान से, विरासत में कोई भी रकम मिले, इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव अगर वो कैश में मिली है ना तो अदर सोर्सेज में आती है, पूरी टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर कोई विरासती रकम का मुकदमा चल सकता है कि भाइयों में, पेरेंट्स में के दरमियान आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है विरासत के मामले में, रिश्तेदारों में, और मुकदमा अदालत में चला जाता है। अब आपको अदालत के फैसले के बाद रकम मिलती है, लेकिन वो रकम मिलती है 5 साल मुकदमा चलने के बाद। कोई भी रकम, टैक्स डिपार्टमेंट का असूल है 5 साल पुरानी वो आपसे कोई लाइबिलिटी आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। टैक्स डिपार्टमेंट को पता भी चल जाए ना कि 5 साल पहले आपने इतना टैक्स कम दिया था, तो वो आज आपसे हाथ ही नहीं रखता मांगेगा। कानून रोकता है टैक्स डिपार्टमेंट को पुराना टैक्स लेने में, 5 साल से पुराना टैक्स लेने में। बेशक पता चला भी करोड़ों रुपए आपने क्या किया था, टैक्स चोरी किया, टैक्स इवेजन की, 5 साल पुराना हो, टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई हक नहीं है कि वो आपसे पैसे मांगे। ये टैक्स डिपार्टमेंट के कानून में लिखा हुआ है। उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि अगर आपको रकम मिली है विरासत में और वो विरासती रकम मुकदमे के बाद मिली है और मुकदमा 5 साल से ज़्यादा अरसा चलता रहा, तो इसका ये रकम कौन सी होगी, 5 साल पुरानी होगी ना, इस पर कोई टैक्स नहीं है, फुली टैक्स। और अगर आपको बिफोर 5 ईयर मिल जाए तो ये फुली टैक्स है। विरासत में रकम मिल जाए बिफोर 5 ईयर, फुली टैक्स है। प्रॉब्लम नंबर 23 पूछ रहे हैं, पॉइंट नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 23 का बेटा पॉइंट नंबर है 3। कमीशन पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू क्लाइंट टू द कंपनी विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड 12% ऑफ सच पेमेंट। कमीशन दो तरह की होती है। आम रूटीन में कमीशन के साथ कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं ना, वो कंपनी आपको कमीशन दे रही है। कंपनियां ऑफर करती हैं अपने मार्केटिंग पर्सनल्स को, खास तौर पर सेलिंग डिपार्टमेंट के लोगों को,
कि भाई इतनी आपकी फिक्स सैलरी है, इतनी आपकी कमीशन होगी, जितनी सेल करेंगे कमीशन होगी, जितने कस्टमर लाएंगे उतनी कमीशन होगी। कमीशन दो तरह की होती है, एक आपको एम्प्लॉयर से जो मिलती है और एक अदर देन एम्प्लॉयर से जो मिलती है। दो तरह की कमीशन होती है, एक जो एम्प्लॉयर से मिलती है और एक अगर आपको अदर देन एम्प्लॉयर से मिले बेटा तो वो FTR में आ जाती है, उस पर 12% टैक्स होता है FTR, क्योंकि वो कमीशन टैक्स कट कर मिलनी होती है। लेकिन अगर आपको कंपनी की तरफ से कमीशन मिल रही है ना, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये कमीशन आपकी सैलरी का भी हिस्सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी में भी लिखा जाएगा, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में 12% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में लिखा जाएगा। क्योंकि जब भी एम्प्लॉयर आपको कमीशन देगा उसमें 12% टैक्स काटेगा, ये रूल है। क्या है? रूल है, रूल है। जब भी वो आपको कमीशन देगा 12% टैक्स काटेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कमीशन आपको मिली है एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि आपने न्यू क्लाइंट इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका विद होल्डिंग का मतलब होता है मौके पर टैक्स काट लेना। विद होल्डिंग का मतलब क्या होता है? मौके पर टैक्स वो जो एडवांस में कट जाता है, मौके पर कट जाता है, एट सोर्स कट जाता है, तो इसका 12% टैक्स कंपनी आपका काट लेगी। दैट्स वाई बेटा ये जो है, ये जो आपका टैक्स उन्होंने काटा है ये FTR, ये टैक्स FTR सोर्स में लिखा जाएगा, और ये कमीशन आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा होगा, जो मर्जी लिखा हो, लीव फेयर असिस्टेंट आउटसाइड पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, फ्री ऑफ कॉस्ट, लीव फेयर असिस्टेंट इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है और फुली टैक्सेबल होता है। जी बेटा, इसी के नीचे वाला जो पॉइंट है, लीव एनकैशमेंट, छुट्टियां नहीं की और उसके पैसे ले दिए हैं, लीव एनकैशमेंट फुली टैक्सेबल। और एक और रूल समझने जरा ध्यान से शाबाश, अगर मिस हो गया पहले, इसी क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसी में देखें क्वेश्चन नंबर 23 में ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखी हुई है नहीं, लिखा हुआ है 2,50,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है बेटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिपेयर चार्जेस 20,000, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कलेक्शन चार्जेस 6,000, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद है अनएडजस्टेबल एडवांस, क्या लिखा हुआ है? जहां पर अनएडजस्टेबल एडवांस का जो 1/10 लेते थे ना, वो नहीं लेंगे, हालांकि हर क्वेश्चन में लेते हैं 1/10। जब भी आपको एडवांस मिलता है उसका 1/10 लेकर आप ऐड करते हैं, इसमें रेंटल इनकम में। लेकिन याद रखिए बेटा, जब ओपन प्लॉट होगा ना, तो अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 नहीं दिया जाएगा। अभी छोटी सी गलती अगर आप कर देना तो कैसे गलत हो जाता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ओपन प्लॉट आ गया, अब मैंने अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 नहीं लेना, इस पैसे में अनएडजस्टेबल एडवांस लिखा हुआ है लेकिन आप उसको लेंगे नहीं। और उसके बाद टोकन मनी फॉरफिटेड, ये तो ऐड होनी है प्रॉपर्टी इनकम में, टोकन मनी फॉरफिटेड भी ऐड होनी है, और साइनिंग अमाउंट रिसीव भी ऐड होनी है। तो प्रॉपर्टी इनकम 2,50,000 हो गई, 10,000 ये टोकन मनी फॉरफिटेड हो गई, और 15,000 साइनिंग अमाउंट हो गई बेटा। सही हो गया? यस सर। इसी पेज के एंड पर, पेज नंबर 491 के एंड पर, प्रॉब्लम नंबर 23 के एंड पर लिखा हुआ है लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2। एक प्रॉपर्टी से फायदा हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी से क्या हो गया? लॉस हो गया। तो एक प्रॉपर्टी का बेनिफिट, दूसरे की लॉस, दूसरे का लॉस पहले के बेनिफिट में से क्या हो जाना है? माइनस हो जाना। एक ही साल में हुआ है, अगर ये पिछले साल का होता तो एडजस्ट नहीं होना था। एक प्रॉपर्टी में से फायदा हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी में से लॉस हो गया। एक प्रॉपर्टी के बेनिफिट में से दूसरी प्रॉपर्टी का लॉस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर 7 प्रॉब्लम नंबर 7 में बताएंगे क्या मतलब बेटा। एडजस्टेबल एडवांस मैंने बताया था कि एडजस्टेबल एडवांस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये रेंट का हिस्सा होता है। जब आपने रेंट किया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनएडजस्टेबल एडवांस हो तो उसका 1/10 देते हैं, एडजस्टेबल एडवांस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। प्रॉफिट ऑन सेल की डबल नीचे वाले प्रॉफिट ऑन सेल हो नहीं बेटा, होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ है, मुदारबा सर्टिफिकेट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट
में आएगा बता? कैपिटल गेन में आता है। कैपिटल गेन में आएगा बेटा 100% अमाउंट टैक्सेबल है। कितने फीसद के हिसाब से? 100% अमाउंट टैक्सेबल है ना। कितना टैक्स लगेगा? 15%। 15% होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है। पब्लिक कंपनी के शेयर हों, मुदारबा सर्टिफिकेट हों, एनआईटी यूनिट्स हों, पीटीसीएल वाउचर हों, इनका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम हो तो बेटा इस पर 15% टैक्स होता है। सेपरेट ब्लॉक में जाता है, सेपरेट ब्लॉक में करता है। प्रॉब्लम नंबर 22 पर आ जाए इंशाल्लाह। फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी। प्रॉब्लम नंबर 22 है बेटा। लॉजिंग एंड बोर्डिंग किसे कहते हैं बेटा? बोर्डिंग स्कूल का नाम सुना होगा ना आपने, जहाँ पे आपको रिहाइश मिलती है बच्चों की और साथ खाना मिलता है, बोर्डिंग स्कूल उन्हें कहा जाता है। जहाँ पे बच्चों को घर आने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ पर ही रहना होता है। तो लॉजिंग एंड बोर्डिंग जो टर्मिनल्स होते हैं ना, बस टर्मिनल, एयर टर्मिनल, जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर टर्मिनल्स बने होते हैं, वहाँ पर बोर्डिंग होते हैं जहाँ पे आपका सामान रखा जाता है। तो लॉजिंग एंड बोर्डिंग का मतलब है सामान के साथ आपको रिहाइश की सहूलत मिली हुई है कंपनी की तरफ से। पेज नंबर 486 पर प्रॉब्लम नंबर 22 है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 22 का पेज नंबर 486 है। देखा भाई, फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी। होटल के मुलाजमीन को लॉजिंग एंड बोर्डिंग की फैसिलिटी मिले ना, क्योंकि ये लॉजिंग एंड बोर्डिंग का ताल्लुक किसके साथ है? होटल के साथ, रिहाइश के साथ, रेजिडेंस के साथ। तो कंपनी ने आपको लॉजिंग की फैसिलिटी भी दी हुई है, बोर्डिंग की फैसिलिटी भी दी हुई है। तो अगर ये होटल के बिजनेस होता तो ये फुली एग्जाम्प्ट है। और अगर अदर देन होटल, होटल के बिजनेस के अलावा आपको ये सहूलत मिलेगी बेटा, तो फुली टैक्सेबल होगी। तो यहाँ क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है कि मिस्टर आरिफ महमूद इज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ लाहौर होटल। होटल का मुलाजिम है, दैट्स व्हाई बेटा ये लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी फुली एग्जाम्प्ट होगा। ये अपने वसाइल से प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने वसाइल से प्रोवाइड कर रहे हैं, फुली एग्जाम्प्ट होगा। जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर 5 जी आई। लोन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट रेट 12% है। भाई आपसे कंपनी आपको कर्जा दे रही है सूद लेकर, तो कितना सूद ले रही है? कितना सूद ले रही है? 12% सूद ले रही है कंपनी आपसे। इसका मतलब आपको बेनिफिट ही कोई नहीं हो रहा। बेनिफिट तो तब होता है जब आप 10% डिस्काउंट कंसेशनल लोन मिले या इंटरेस्ट फ्री लोन मिले। तो मार्केट रेट है 10%, आपको कर्ज मिल रहा है 12% पर, तो ये कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ही नहीं हुआ तो टैक्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी बेटा, क्योंकि बेनिफिट हो जाए तो हुआ ही नहीं। बेनिफिट पर टैक्स लगता है ना, तो बेनिफिट है ही नहीं है, तो हम इसी कहेंगे नो ट्रीटमेंट। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आपसे इंटरेस्ट 12% दिया जा रहा है। इंटरेस्ट 12% दिया जाए तो आप बेशक लिख कर कहते भाई साथ नो ट्रीटमेंट, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो अलाउंस होते हैं ये कौन से टैक्सेबल होते हैं और कौन से एग्जाम्प्ट होते हैं? इसका एक गवर्नमेंट के सारे अलाउंस लिखे हुए हैं। स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस हमेशा फुली एग्जाम्प्ट होता है। जो मैंने आपको 17 पेजेस का फॉर्मेट दिया है, हर इनकम इसमें लिखी हुई है, हर अलाउंस लिखा हुआ है जो टैक्सेबल होगा या जो एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा, जब लास्ट प्रॉब्लम बस देखने में शाबाश, इधर मसला समझने का ध्यान शाबाश, अभी बात का ध्यान समझने शाबाश। अगर एक क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन भी आ जाए एंड टीचर भी आ जाए, सीनियर सिटीजन डिबेट भी आ जाए और टीचर्स डिबेट भी आ जाए, एक ही क्वेश्चन, दोनों मिलना भी हो। ये तो ये ना जी, टीचर डिबेट मिली नहीं, सीनियर सिटीजन डिबेट मिली नहीं क्योंकि इनकम आपकी 10 लाख से ज़्यादा है।
सीनियर सिटीजन रिबेट भी मिली है और टीचर्स रिबेट भी मिली है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल टैक्स पेबल, किसी का एक्चुअल टैक्स पेबल था, मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, 40,000 एक्चुअल टैक्स पेबल कितना था? 40,000। इसमें से लेस कर दिया भाई 50% कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन। पॉइंट समझेगा ध्यान से। 50% राहत दी सीनियर सिटीजन को, तो 40,000 में से 20,000 माइनस हो गया, तो ये आपके पास टैक्स पेबल आ गया 20,000 टैक्स पेबल। स्टेप नंबर 3 था ना बेटा ये। स्टेप नंबर 4 है टीचर्स रिबेट। ध्यान से समझिएगा शाबाश। तो लेस करना है 25% कंसेशन फॉर टीचर्स। तो मैंने बताया था जब टीचर्स को राय देनी है ना, तो सैलरी इनकम के टैक्स पे देनी है। जब टीचर्स को राय देनी तो किस पे देनी है? हम निकालेंगे टैक्स ऑन सैलरी इनकम। टैक्स ऑन सैलरी, हम पहले उसकी सैलरी इनकम देखेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी इनकम है जी 9 लाख। तो आप स्लैब रेट में देखिए शाबाश, सैलरी इनकम 9 लाख रुपया अगर हो तो टैक्स स्लैब में कौन सी ब्रैकेट में आता है, कौन सी स्लैब में आता है? दूसरी स्लैब। दूसरी स्लैब की क्या रेंज है? 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लाख। 6 लाख तक फुल एग्जाम्ड है, 6 लाख तक जीरो टैक्स है, 5%। दूसरी स्लैब क्या बता? 6 लाख से लेकर 12 लाख तक, 6 लाख तक जीरो टैक्स है। और बेटा 6 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है 5% टैक्स। उस पर 5% टैक्स है, तो वो 30,000 रुपये है। 30,000 पर 5% टैक्स है, 15,000। सैलरी का टैक्स कितना आ गया? 15,000। 15,000 पर 25% कंसेशन हम रूटीन में देते हैं। तो ये रूटीन से हट के कैसे बता? हम उसे इससे पहले टैक्स में 50% फ्लैट डिस्काउंट दे चुके हैं। उसके हर किस्म के टैक्स पर 50% राइट उसे दे चुके हैं। इसका मतलब है सैलरी का टैक्स अगर 15,000 बनता है ना, सैलरी का टैक्स अगर 15,000, तो हम इस पर भी उसे 50% राइट दे चुके हैं। हर तरह के टैक्स पर सीनियर सिटीजन होने की वजह से 50% उसे कंसेशन मिल चुकी है। इसका मतलब है उसका सैलरी का टैक्स 15,000 तो बनता है, लेकिन हम उसे तो सारी राहत दे चुके हैं। हम उसे 50% ये वाली राहत भी दे चुके हैं सीनियर सिटीजन वाली। तो 7500 आधा बनता है, वो पहले माइनस करेंगे। इसका मतलब है उसका सैलरी का टैक्स कितना हो गया? बनता तो 15,000 है, लेकिन जब हम उसे सारे टैक्सेस पर 50% राहत दे चुके हैं, तो इसका मतलब है हमने उन्हें सैलरी के टैक्स पर भी राहत दे दी। इन शॉर्ट इसका मतलब है हमने सैलरी के टैक्स, सैलरी पर कितना टैक्स लगाया? 75। सैलरी का टैक्स बनता 15,000 का, लेकिन हमने सारे जब टैक्सेस जमा किए तो सारे टैक्स कितने आए? 40,000। सारे टैक्स मतलब इसमें सैलरी का टैक्स भी है, बिजनेस का टैक्स भी है, कैपिटल गेन की कुछ आइटम का भी है, अदर सोर्सेज का भी है, सबके टैक्सेस में शामिल है। तो सबके टैक्स पर 20% राहत, 50% राहत देती है, क्योंकि एज अ सीनियर सिटीजन हम हर किस्म के टैक्स पर 50% राहत देते हैं। तो ये सैलरी का टैक्स है ना, इस पर भी तो 50% राहत दी है ना आपने। 15,000 टैक्स बनता है, आधी राहत देती है, आधा टैक्स बनता है। इसका मतलब जब हम सैलरी का टैक्स निकालेंगे ना, तो उसमें ये 50% माइनस करेंगे। अगर ये दिया होगा तो अगर एक पर्सन में दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएँ और हम सीनियर सिटीजन रिबेट दे चुके हों, जब हम सैलरी का टैक्स निकालेंगे उसमें से भी सीनियर सिटीजन की रिबेट माइनस करेंगे, क्योंकि हम उसको उसके टोटल टैक्स पे 50% डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो 7500 का 25% है, 7500 का 25% कितना आएगा? ये माइनस होगा। ये रूल आपको समझाना था। अगर एक क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन भी आ जाए और टीचर रिबेट भी आ जाए, पहले सीनियर सिटीजन 50% माइनस कर लें, फिर टीचर रिबेट माइनस करनी है 25%। टीचर रिबेट माइनस करने के लिए आप सैलरी इनकम लेते हैं, उस पर टैक्स निकालते हैं।
जब सैलरी का टैक्स निकालेंगे तो उसमें से भी सीनियर सिटीजन रिबेट माइनस करनी है, क्योंकि लॉजिकल ये है कि हमने उस पर इतना टैक्स लगाया ही नहीं है, हमने तो उसे हर किस्म के टैक्स पर 50% रायत दे दी हुई है। तो सैलरी पर भी 50% रायत के बाद कितना सैलरी का टैक्स बनता है, सैलरी के टैक्स में बेटा 25% आपको उसे कंसेशन देनी है एज अ टीचर। यहाँ पर बेटा आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया इतना। इसके अलावा जिसकी भी जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे।